Good morning, student. Today we are going to discuss about next periodic property ionization energy या ionization enthalpy और ionization potential. Second periodic property हमारी ionization energy. Ionization energy is defined as the minimum energy required to remove the outermost shell electron from the neutral gaseous atom are called as ionization energy. The minimum amount of energy required to remove the outermost shell electron from gaseous atom या gaseous isolated atom is known as ionization energy. It is represented by IE. अगर पोटेंशियल पूछेगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, एनर्जी की जगह पर हम पोटेंशियल कर देंगे. एंथैल्पी पूछेगा तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम आर कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसके जगह पर अगर हम पोटेंशियल कर देंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये हमारा कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम है M, और इस M से हमारा M एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. तो रिमूव करने में जो एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड होती है, एंथैल्पी की ज़रूरत होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे. M से अगर M प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, M से M प्लस, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गैसियस एटम न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम से अगर केटायन का फॉर्मेशन होगा, केटायन बनेगा, तो उसके लिए किस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. अगर कोई न्यूट्रल एटम है उससे केटायन बन रहा है तो केटायन को बनाने के लिए किस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. किस पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. किस एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की. केटायन के बनाने में जिस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. क्लियर. जैसे M से क्या बना है, M प्लस बना है, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इस केटायन के बनाने में कौन सी एनर्जी लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. जैसे M गैसियस फॉर्म में है, क्या बना, M प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया. इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए. ठीक. तो यहाँ पर देखिए इधर हमारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी. यहाँ पर हम लिख दिया डेल्टा IH लिख दिया या डेल्टा IE लिख दिया, तो चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया. ध्यान दीजिए, डेल्टा IH लिखेगा तो चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा. डेल्टा IH लिखा जाएगा
तो चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। एंथैल्पी को हम ENTHALPY एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन एंथैल्पी लिखना होगा तो डेल्टा लगा देते हैं। इस एंथैल्पी का हम लोग डिस्कस करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एंथैल्पी है क्या। एक एनर्जी का टाइप्स हैं। अगर यहाँ पर पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी तो IP लिख देते हैं। तो केटायन के बनाने में जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर हम लिखें कि सोडियम टू सोडियम प्लस Na टू Na प्लस, तो इस Na प्लस को बनाने के लिए कौन सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद हम इसकी यूनिट की चर्चा करेंगे। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यूनिट ऑफ IE, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। दीज आर यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एक नंबर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद एक और इसमें टर्म आएगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए हम कोई एटम ले लिया, M गैसियस फॉर्म में है, यहाँ से M प्लस का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद M2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद M3 प्लस का फॉर्मेशन हुआ। तो सभी में केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमारी जो एनर्जी लगी उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, IE1 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो IE2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा IE3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर M से M3 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। केटायन के बनाने में जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 1 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि M प्लस और M3 प्लस में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, तो M3 प्लस की होगी। जैसे जैसे पार्टी चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी अधिक हो जाएगी। तो इसी टाइप का जो फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को, द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो द आयोनाइजेशन एनर्जी required
टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम gaseous isolated atom is known as, क्या बोलेंगे उसको, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? जैसे हम एक फिगर के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा M कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम है, M से M1+ बन रहा है, फिर M2+ बन रहा है, M3+ बन रहा है, तो सभी केटायन के फॉर्मेशन में हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस टाइप के जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने में जो एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होगी तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास N है और Na+ है। Na+ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मान लीजिए एक और हम Na2+ कर दें, जबकि स्टेबल नहीं होगा, हम कंसीडर कर ले रहे हैं, या Mg ले लिया, Mg+ ले लिया और Mg2+ ले लिया, ये स्टेबल नहीं है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती, तो जिस पर ज़्यादा पार्टिकल चार्ज होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपसे ऐसे कहा जाए सीधा सीधा कि आप किसी को 1 रुपीज़ दे दीजिए, तो आप आसानी से 1 रुपये डोनेट कर देंगे, कहेंगे कि 1 ही रुपया की ज़रूरत है, चलो भाई दे दिया, कम एनर्जी लगी। अगर आपसे कहा जाए कि 100 रुपया देना है, तो 100 रुपये के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा से कहना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। 100 रुपया को इकट्ठा करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा केटायन है, यहाँ पर 2 पार्टिकल चार्ज हैं, तो इसकी एनर्जी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं IE Mg2+ ग्रेटर देन IE Mg+ IE Mg। तो सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी Mg2+ का हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि किन किन फैक्टर पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी प्रभावित होती है या डिपेंड करती है। तो अगला हेडिंग हम देंगे फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला फैक्टर हमारा है एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज का वेरिएशन पढ़े थे कि ग्रुप में एटॉमिक साइज हमारी इंक्रीज करती हैं। तो जब ये ग्रुप में एटॉमिक साइज हमारा ये बढ़ेगा तो ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। एटॉमिक साइज का उल्टा रिवर्स आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये तीनों जो फैक्टर हैं, तीनों प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर हमारा ग्रुप में बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे ग्रुप में क्या होगी? घटेगी। एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ़्ट टू राइट हमारा डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड इंक्रीज करता है।
दूसरा हमारा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अभी हम लोग पढ़े हैं इसका एग्जाम्पल कि अगर Na है और Na+ है तो न्यूक्लियर चार्ज किस में जाते हैं, Na+ में। तो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अधिक हो जाएगा। थर्ड फैक्टर हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर हमारा जो सब सेल हैं SPDF, तो सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी SP, D और F, सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी S सब सेल को होगी। अगला हमारा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर कोई सेल सब सेल फुलफिल रहेगा या हाफ फिल रहता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। हाफ फिल या फुलफिल सब सेल इज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर नियान ले लें, यहाँ पर ये 10 है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक का इसमें जब राइट किया जाएगा तो 1s2 2s2 2p6। ध्यान दीजिए यहाँ पर p सब सेल है और p सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो यहाँ पर फुलफिल सब सेल है, फुलफिल सब सेल पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अगर निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, अधिक लगेगी। तो जो सब सेल हमारा फुलफिल होगा या हाफ फिल होता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी मैक्सिमम कंसीडर की जाती है। तो ये जितने नोबेल गैस हैं इन होल पीरियाडिक टेबल मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज नोबेल गैस। 18 ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी अधिक होती है। 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान और रेडान, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी सबसे अधिक होती है। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन होता है टॉप टू बॉटम, ये डिक्रीज करता है। और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी लेफ़्ट टू राइट हमेशा इंक्रीज करती है। ये ध्यान देना है। एटॉमिक साइज का जस्ट उल्टा है। एटॉमिक रेडियस जो हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसी का जस्ट आपका क्या है, रिवर्स है वेरिएशन में। ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज कर रहा था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीरियड में टॉप टू बॉटम हमारी जो साइज है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो साइज हमारी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर कोई फुलफिल सब सेल दिखाई दे या हाफ फिल सब सेल दिखाई देगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी अधिक हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम नाइट्रोजन लें तो यहाँ पर होगा 1s2 2s2 और 2p3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर p है, तो p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 और 3 है। ये बताइए p सब सेल हमारा आधा भरा हुआ है, हाफ भरा हुआ है, तो ये हाफ फिल सब सेल हो जाएगा। तो हाफ फिल सब सेल में नाइट्रोजन की भी आयोनाइजेशन क्या होगी, अधिक हो जाएगी। अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को अगर हम कंसीडर करें, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, और कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पीरियड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो सेकेंड पीरियड लेफ़्ट टू राइट जब चलेंगे, जनरल रूल हमारा क्या कहता है, लेफ़्ट टू राइट जब चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी।
तो सबसे अधिक अगर रूल के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हम लिखेंगे, लिथियम ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो इसका अगर लिखेंगे तो ये 1s2 2s1 हो जाएगा। इसका अगर राइट करेंगे तो 1s2 2s2 हो जाएगा। इसका अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। इसका अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। इसका अगर लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। इसका लिखिए 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जितने एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट में कौन कौन सब सेल हाफ फिल और फुल फिल है। जो सब सेल हाफ फिल होगा, फुल फिल है, उसकी आयोनाइजेशन हमारी अधिक होगी। बेरिलियम देखिए, लिथियम और बेरिलियम में कंपेयर किया है तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी? अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि ये फुल फिल है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है किससे? ऑक्सीजन से, जबकि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट है, बाएं से दाएं चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी? बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ऑक्सीजन से क्या है? अधिक है। क्यों अधिक है? ड्यू टू हाफ फिल सब सेल प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम राइट कर रहे हैं तो p सब सेल में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है, आधा भरा हुआ है। हाफ फिल सब सेल के कारण नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अधिक होगी। तो जो सब सेल हमारा फुल फिल होगा या हाफ फिल होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। इन होल पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज नोबेल गैस मीन्स 18 ग्रुप, और मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी होगी किसकी? फर्स्ट ग्रुप की, एल्कली मेटल की। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या कुछ फैक्टर हैं इसमें, शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग फोकस कर सकते हैं, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। थैंक यू।